जो लंबे कालखंड के बाद बहाल हुआ और आज कहीं ना कहीं काम कर रहा है और लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास कर रहा है। मैं नहीं कहता कि 100% हमने अचीव कर लिया, लेकिन प्रयास आरंभ हो गया है और लोग उसको सराह रहे हैं। अब ज़रूरत यही है कि आपके माध्यम से हो, उनके माध्यम से हो, समाज के जो अगुआ हैं, जो हमारे अभिभावक तुल्य लोग हैं, उनकी तो रुचि रही है, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि हमारे अभिभावक तुल्य आज हैं, कल वो न रहें, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गौ सेवा को इस रूप में लेकर के जाएं जो हमारे राज्य के विकास, हमारे देश की विकास और हमारे राज्य की पहचान एक गौ संरक्षक, गौ संवर्धक राज्य के रूप में बन सके, इसको लेकर के काम करें। गौशालाओं को गौ सेवा आयोग अनुदान देती है। आप अभी एक कंडीशन लगाए कि उपयोगिता प्रमाण पत्र चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्या सोच है इसके पीछे, क्यों ऐसा जोड़ना? ये तो सरकार की व्यवस्था है। ओके, ये सरकार देखिए, पब्लिक मनी है, हम लोगों के टैक्स के पैसे से सरकार संचालित करती है इन सारी व्यवस्थाओं को। तो अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होगी तो फिर वही होगा बंदरबाट। तो कम से कम इस पुनीत कार्य में जो काम में लगे हैं लोग, इसमें ये चीज नहीं हो, इसको सोच करके ही अधिनियम बना है। अधिनियम तो सभी जगह है, लेकिन काम करने वाले की मानसिकता पर भी इस बात को निर्भर करता है कि इस प्रकार की चीज़ें वहाँ घर न कर जाए। तो सरकार अगर जो भी पैसा देती है उस पैसे का 100% सदुपयोग गौ सेवा के क्षेत्र में हो। और आज ऐसे कई क्षेत्र हैं, आप देखिए जलवायु को लेकर के जो हमने कहा कि गोकंडे का भी निर्माण पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से लेकर के आज अंतिम संस्कार में गोकंडे का निर्माण हो रहा है। गोकास्ट बड़े बड़े या हवन सामग्री के रूप में भी आप देखते हैं कि पैकेटिंग करके आज आम की लकड़ी बता करके छोटे छोटे लकड़ियों को टिम्बर से कटवा करके लोग मार्केटिंग करते हैं, उसका भी उत्पादन हो रहा है गोबर के जरिए। तो शुद्धता की शुद्धता, धार्मिक अनुष्ठान की शुद्धता और गौशालाओं की आत्मनिर्भरता, पर्यावरण की सुरक्षा, ये सारे विषय एक साथ हल हो जा रहे हैं। गौशाला को जो आत्मनिर्भर बनाने का आप नीति लाए हैं, क्या लगता है कि सरकार की मदद के बिना गौशाला आत्मनिर्भर रहेगा? नहीं, सरकार की मदद तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तभी तो सरकार के अंग के रूप में हम एक समन्वयक की भूमिका अदा कर रहे हैं। हालांकि ये पूरा जो क्षेत्र है ये समाज के सहयोग से ही चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा, लेकिन कम से कम जो कमियां हैं उनके बीच में एक सेतु के रूप में काम करके उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल मेरे जहन में आया, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा कि जहाँ पे इतने सारे प्राइवेट पार्टीज हैं जो मिल्क सप्लाई कर रहे हैं, क्या गौ सेवा आयोग अपने सारे गौशालाओं को मिला के मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं उतर सकता? नहीं, उसको अभी समग्र रूप में काम करने के लिए सरकार की ही एजेंसियां हैं। एनडीबीबी के द्वारा जो मेगा डेयरी का संचालन हो रहा है, आज हर जगह देखिए मेगा डेयरी ने कोऑपरेटिव सिस्टम के तहत वो चीज़ों को खड़ा किया है और हमारे गौपालकों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप दुग्ध उत्पादन कीजिए, आपसे दुग्ध कलेक्ट करके मेगा डेयरी के जरिए वहाँ मार्केटिंग हो रही है। तो हर विभाग का अपना अपना दायित्व है। हमारी गौशालाएं भी दुग्ध उत्पादन कर रही है, उनका पैकेटिंग भी कर रही है, उनका सार्वजनिक रूप से वितरण भी कर रही है। तो सब चीजों को कोलैबोरेट करने से ना जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वही वाली स्थिति हो जाएगी। तो उस गली में अभी जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाइड्रोलिक एम्बुलेंस, गौवंश बीमा, पशु चिकित्सा सुविधा, ये सब का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? आम जनजीवन में हम जब रास्ते पर जाते हैं कहीं हाईवे में या शहर में भी, एक इस प्रकार की मानसिकता रहती है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं बेसहारा पशुओं को, ये बहुत दुखद बात है कि पूरी तरह से हम व्यावसायिक सोच रखते हैं कि जब तक दुग्ध उत्पादन करने वाली हमारी गौ माताएँ होती हैं तो हम उनका लालन पालन करते हैं, नहीं तो लोग सड़कों पर यूं ही छोड़ देते हैं और वही कारण बनते हैं। तो पहले तो कुछ व्यवस्थाएं होती थी जो नगर विकास विभाग के द्वारा संचालित होती थी, कांजी हाउस, उसको बाद के कालखंड में बंद कर दिया गया। तो उसके काट के रूप में भी मैंने कुछ चीज़ों पर वर्कआउट करने का काम शुरू किया है कि हम क्यों ना इको टूरिज्म के साथ जोड़ करके गौ अभ्यारण्य का कॉन्सेप्ट इस राज्य के अंदर लाएं।
और ज़्यादा से ज़्यादा जो गोवंश पकड़े जाते हैं, अगर आधारभूत संरचना में ज़्यादा हमारे पास नहीं है योजना मद में राशि, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो जो गोचर भूमि हर जिले में होती है।